5 मिनट हो रहे हैं और हमारा समय भी स्टार्ट हो रहा है। तो हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस सेशन का। तो हम आज के इस एटीट्यूड सेशन में हम सभी के चहेते मेंटर गुरु हमारे बिजनेस कोच रविंद्र जी राठौर सर को हम तालियों की गूंज के साथ इनवाइट करेंगे और आज बहुत कुछ सीखेंगे। सो तालियों के साथ हम वेलकम करते हैं गुरु जी। वेलकम एंड ओवर टू यू गुरु जी। वाह, क्या बात है। सभी के मुस्कुराते और चमचमाते चेहरों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है और हम काफी समय बाद आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। दरअसल मैं सोच रहा था कि कुछ लोगों से जब मैं बात कर रहा था, बहुत सारे लोगों से, आपको पता है कि हम रोजाना लोगों से बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है शायद हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारी भाग्य की रेखा है। हो सकता है कि हमारे नसीब में ऐसा लिखा है। और जिस माहौल में आप लोग रहते हो, जहाँ आप लोग रहते हो, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग ना अपने भाग्य को कोसते हैं। शायद सर ये मेरे नसीब में नहीं, शायद मेरे भाग्य में ये लिखा ही नहीं। या फिर जो लोग सफल बन जाते हैं ना, लोग उनको बड़ा भाग्यशाली मानना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में एक गलत फहमी है भाग्य को लेकर। तो आप सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने एक बार सवाल पूछा था कि हे देवकी नंदन, यदि इंसान के भाग्य में कोई चीज लिखी है तो फिर उस चीज को पाने के लिए कोशिश करने की क्या आवश्यकता है, यानी कि उसके लिए कर्म करने की क्या आवश्यकता है यदि किसी के भाग्य में लिखी है। अगर यहाँ बैठे तमाम लीडर्स के भाग्य में ये लिखा है कि वो डायमंड बनेंगे, तो वो तो बनेंगे क्योंकि भाग्य में लिखा है। तो सोते रहेंगे, बिल्कुल आराम करते रहेंगे, कहीं पार्टी वार्टी करते रहेंगे। तो फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तब कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि हे कौन्तेय, अर्जुन, दरअसल प्रारब्ध और भाग्य नाम की कोई चीज होती ही नहीं। इंसान के अपने खुद के कर्म उसके भाग्य की रचना करते हैं। इंसान जो करता है वही उसका भाग्य बन जाता है। यानी कि कर्म का कोई विकल्प नहीं है। कर्म अटल है, उसको करना ही। और वो तमाम चीजें आपके भाग्य में लिखी जाती है आपके कर्म के कारण। दूसरी ओर ये कहते हैं कि मान के चलो आप रास्ते से जा रहे हो और तेज बारिश हो, तो हो सकता है वो आपकी भाग्य की बात हो, आपके भाग्य की बात। क्योंकि बाहरी चीजें बहुत सारी ऐसी जिनको आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उनको कंट्रोल में आप नहीं कर सकते। बाहर जो चीजें हो रही है, जो घटनाएं घटित हो रही है, किसी का व्यवहार आप नियंत्रित नहीं कर सकते, आप तेज धूप को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप बारिश को नियंत्रित नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन इन तमाम चीजों से आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं आप उनको नियंत्रित कर सकते। चाहे बाहर का माहौल कूल हो या ना हो, आप अंदर से कूल कूल रहना चाहिए। तो भाग्य को लेकर मैं किताब में एक स्टोरी पढ़ रहा था। ऊंट का, ऊंट सबको पता है, ऊंट कैमल, ऊंट का एक बच्चा होता है। आपको सबको पता है कि हमारे सबके घर में बच्चे बच्चे बड़े सवाल पूछते हैं। तो स्टोरी में लिखा गया, ऊंट के बच्चे ने ऊंट से सवाल पूछा कि माँ, हमारे पीठ के ऊपर ना ऐसे कुबड़ क्यों है। तो माँ ने कहा, बेटा ऐसा है कि हम रेगिस्तान में रहते, रेगिस्तान में पानी का मिलना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन काम होता है। तो प्रकृति ने हमको ऐसा बनाया है कि हम अपने शरीर में पानी को रख कर उसका धीरे धीरे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए प्रकृति ने हमको ऐसा बनाया। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, प्रकृति ने हमको ऐसा बनाया तो, क्योंकि पानी वैसे भी कम मिलता है। अच्छा, पता चला।
अब बच्चे एक सवाल पूछने के बाद तुरंत रुकते कहाँ हैं? उसने दूसरा सवाल दाग दिया और माँ को पूछा, अच्छा माँ, हमारे जो पैर है ना, पैर वो इतने फैले हुए क्यों? इतने बड़े बड़े पैर क्यों हमारे? तब माँ ने कहा, बेटा, रेगिस्तान में जमीन पर सब रेत रेत होती और हमको लंबा सफर तय करना पड़ता है, तो हमारे पैर उस रेत के अंदर धंस ना जाए, इसलिए वो चौड़े होते। बेटे ने कहा, वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, प्रकृति ने हमको अच्छा बनाया, बहुत मस्त बनाया, एकदम बढ़िया बनाया। वापस से तीसरा सवाल अपनी माँ से वो बच्चा पूछने लगा, और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हमारी आंखों के सामने इतने लंबे लंबे बड़े बड़े बाल क्यों हैं? माँ ने कहा, बेटा, रेगिस्तान में ना बहुत आंधी हवाएं चलती है और उससे धूल बहुत उड़ती है, और वो धूल मिट्टी हमारे आंखों में ना जाए, इसलिए प्रकृति ने हमारी आंखों के सामने बाल लगाए। तो बच्चे ने, वाह वाह वाह, हमको प्रकृति ने कितना सही ढंग से बनाया है कि हम रेगिस्तान में भी बड़ी आराम से रह सकते हैं। अभी भी वो रुकने वाला नहीं, उसने चौथा सवाल पूछा, जो उसकी मां को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसका कोई जवाब उसकी मां के पास नहीं था। और उस बच्चे ने कहा कि मां, हमारे शरीर पर कुबड़ है ताकि हम पानी ज्यादा अपने शरीर के अंदर रख सकते हैं बाद में इस्तेमाल करने के लिए। हमारे पैर बड़े बड़े हैं रेगिस्तान में चलने के लिए। आंखों के सामने बाल है उड़ने वाली धूल मिट्टी को रोकने के लिए। यदि हम बने रेगिस्तान के लिए है तो हम रेगिस्तान में क्यों नहीं है? हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? हम इस चिड़ियाघर में क्या? तब मां ने कहा, बेटा, हमारे भाग्य में चिड़ियाघर ही था। ऊपर वाले ने शायद हमारे भाग्य में चिड़ियाघर ही था। तो सही समय पर सही लोगों के बीच में आपका होना ही आपका भाग्य। आपके हाथ में सही अवसर हो, सही समय पर हो और सही लोग हो, यही आपका भाग्य। और बहुत सारे लोगों में वो क्षमता है जो उस ऊंट के पास थी। हमारे पास भी कुछ ऐसी क्षमताएं हैं, लेकिन हम भी किसी चिड़िया घर का जानवर बनकर जिंदगी बिता रहे हैं। हम निकलना ही नहीं चाहते, और शायद हमने उसी को अपना भाग्य मान के रखा है कि नहीं, अब बस 60 साल 65 साल बस यही करेंगे, नौकरी करेंगे, 60 साल रिटायर्ड हो जाएंगे और फिर देखेंगे बाद में क्या। आपने इसी को भाग्य मान के रखा है। क्या उस चिड़ियाघर की ऊंट की तरह आपको भी लग रहा है कि आपका भाग्य कोई चिड़ियाघर है, किसी की नौकरी है, किसी बंदिश जीवन है आपका? क्या आप हुंकार नहीं भर सकते? अपना भाग्य अपने हाथ से नहीं लिख सकते आप? पर ज्यादातर लोगों ने यह मान लिया है कि बस यही है, इससे आगे कुछ हो नहीं सकता। जरा सी कोशिश आपके जीवन को बदल के रख सकती है, याद रखना, जरा सी कोशिश। और लगातार प्रयासरत रहना, लगातार काम करना आपके भाग्य का निर्माण कर सकती है, याद। और ऊपर वाले ने आपके भाग्य में बिजनेस लिखा, और यही कारण है कि आज मेरे सामने आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो। आप बिल्कुल सही समय पर सही लोगों के बीच में और सही अवसर के साथ आगे बढ़। ऊपर वाले ने आपका भाग्य लिख दिया, दैट्स इट। अब आपके कर्म है जो आपके सफलता का भाग्य लिखेंगे, और कर्म का कोई विकल्प नहीं है। जो आपको करना है वो आपको ही करना है, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर करना है। नहीं तो आप बोलोगे मैंने तो बिजनेस साइन अप किया था पर कुछ हुआ नहीं, शायद भाग्य में नहीं। ये भाग्य की बात नहीं, कर्म की बात। और आपको लग सकता है कि हम किसी बड़े डायमंड को देखें, डबल डायमंड को देखें, क्राउन को देखें, तो लग सकता है आपको कि ये बड़े भाग्यशाली लोग हैं। नहीं, इन्होंने अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण किया है। तगड़ी मेहनत की है इन लोगों ने।
अपनी सफलता के लिए दिन रात एक कर दिया। यदि मैं आपसे कि आपके भाग्य को लिखना आपके हाथ में है, तो किस तरह का भाग्य लिखना पसंद करोगे आप? किस तरह की जिंदगी जीना पसंद करोगे आप? कौन सी ऐसी शक्ति है जो बार बार आपको रुकने पर, बार बार काम को टालने पर, आज के काम को कल के ऊपर टालने पर आपको मजबूर कर देती? कौन है? दरअसल हम नकारात्मक विचारों से न घिरे रहते, हावी हो जाते हैं नकारात्मक विचार हमारे ऊपर। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास ये पानी है, इसके अंदर मैं अगर नमक डालूंगा ना तो ये नमकीन हो जाएगा। उसके बाद अगर उस पानी से मैं नमक निकालूं, बड़ी जटिल क्रिया है, वो नहीं हो सकता है। अब वो पानी के साथ नमक घुल गया है, अब ये पानी पीने के लायक नहीं बना क्योंकि नमकीन हो गया है। लेकिन यही एक ग्लास पानी अगर मैं 250 लीटर वाले किसी गैलन में डाल देता हूं, 250 लीटर पानी में एक ग्लास पानी डाल देता हूं, तो जो गैलन है ना, वो 250 लीटर वाला, वो इस नमकीन पानी को मीठा कर देगा। नमक है, नमक गया कहीं नहीं, पर मीठे पानी की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि अब वो नमकीन पना नहीं रहा। तो हमारे दिमाग के अंदर जो नकारात्मक चीजें जाती है ना, वो बाहर निकलती नहीं। हमको गैलन भर पॉजिटिविटी अपने दिमाग में डालनी पड़ती। और जब हम वो लगातार पॉजिटिविटी डालते रहते हैं ना, जिस तरह से पानी से नमक अलग नहीं होता है, उसी तरह से हमारे दिमाग से नकारात्मकता अलग नहीं होती है। लेकिन पॉजिटिविटी के डायल्यूशन के कारण नकारात्मकता की कार्य प्रणाली को हम वहीं पर रोक देते हैं। पर हम ज्यादातर लोग ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे काम को करते हैं जिससे नकारात्मकता हमारे ऊपर 24 घंटे हावी रहे। हम बीच में अपने आप को समय देना रोक देते हैं, किताबों को पढ़ना रोक देते हैं, एसोसिएशन में बने रहना रोक देते हैं, सफल लोगों की सीढ़ी सुनना बंद कर देते हैं। यदि आपने इनपुट ही बंद कर दिया पॉजिटिविटी का, तो आउटपुट कहां से आए? कहां से आए? जिस टंकी में आपने पानी डाला ही नहीं और नीचे आप बाल्टी लेके नहाने के लिए बैठ गए, भैया तो कमाल कर रहे हो आप, कुछ आएगा नहीं। फिर बोलेगा मेरे भाग्य में पानी है नहीं। दरअसल आपको टंकी में पानी डालने की आवश्यकता है, तब जाके बाल्टी भरेगी। और हम ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि हम भाग्य के ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो शक्तिशाली लोग होते हैं ना, जो ताकतवर लोग होते हैं ना, वो अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं, खुद करते हैं। उनको अपने ऊपर बड़ा विश्वास होता है। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, आज आप जिस भी हालात में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी आपकी परिस्थिति है, उससे अगर आप उभरना चाहते, उससे आगे निकलना चाहते, कुछ बड़ा पाना चाहते हो, तो एक वर्ड मैं आपको बता देता हूं, गहराई से सुनो इसको आप। तुरंत संभावनाओं की तलाश में निकल पड़ो। अगर मैं यहां हूं और मैं चाहता हूं अब मुझे डायमंड शिप करनी है, तो अब मुझे संभावनाओं को तलाशना होगा कि कौन से ऐसी इर्द गिर्द मेरे आसपास ऐसी संभावनाएं हैं जो मेरे लक्ष्य को पाने के लिए मुझे बिल्कुल सटीकता से मदद कर सकती है। कौन सी ऐसी संभावनाएं, क्या संभावनाएं? तुरंत संभावना की तलाश में निकलो। और जब आपको पता चला कि आगे बढ़ने के लिए ये संभावनाएं मेरे पास है, तो तुरंत उसके ऊपर काम करना शुरू करो। पूरी दुनिया नकारात्मकता से भरी पड़ी, मैं बताऊं आप, जिस घर में आप रहते हो वहां कोई ना कोई शरीर को कष्ट हो रहा है, तकलीफ है, बीमारी है, ये बार बार आपको सुनाते रहते। टीवी खोला नहीं आपने तो तरह तरह की न्यूज, तरह तरह की चीजें आपके ऊपर बरसाई जाती है। जहां काम को जाते हो वहां के बॉस को लेकर, वहां के कलीग को लेकर कोई ना कोई परेशानी आप झेलते रहते। कहीं आप एक्सरसाइज करने के लिए जिम में जाते हो, कहीं आप मूवी देखने के लिए जाते हो, तो वहां झगड़ा होता है। दुनिया नकारात्मकता से भरी पड़ी है। इसलिए एक महान लेखक ने कहा था कि पूरा संसार अंधकार में है, रोशनी को लाना पड़ता है, उजाले को ढूंढना पड़ता है। सूरज पृथ्वी के उस ओर चला गया तो इस ओर अंधेरा है।
यानी कि सूरज गया अंधेरा आया, यानी कि अंधेरा पहले से ही है, सूरज के आते ही वो चला जाए। तो रोशनी को हमको लाना पड़ेगा। इसी तरह नकारात्मकता से दुनिया भरी पड़ी है, हमको पॉजिटिविटी, सकारात्मकता ढूंढ के लानी होगी, ये हमारी जिम्मेदारी। तो कुछ लोग इसमें सफल हो जाते हैं और ज्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, और हम फिर भाग्य को कोसना शुरू करते हैं। नहीं सर, हमने भी शुरू किया था पर कुछ हुआ नहीं। नहीं सर, वो क्या है ना, वो ठीक नहीं था, ये ठीक नहीं था, वो ऐसा था, वो वैसा था, और आपने ब्लेम करना शुरू कर दिया। दरअसल आपकी विफलता की अगर आपको सही मायने में कोई कारण ढूंढना है ना, कोई वजह ढूंढनी है ना, तो एक बार अपने गिरेबान में झांकने की बहुत आवश्यकता है। या तो आपने लापरवाही की है, या तो आपने आलस्य किया है, या तो आपको आपका डर सता रहा है। इन कारणों से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, वरना क्षमताएं हमारे अंदर कूट कूट के भरी। ऊपर वाला जब भी किसी को डिजाइन करता है ना दोस्त, वो पावरफुल, वो एनर्जेटिक, वो दुनिया को नया आयाम देने वाला, पूरी दुनिया का रोल मॉडल बनने वाला एक ऐसा व्यक्ति बना के भेजता है। पर हम ऐसे अपने गुणों को कभी इस्तेमाल में नहीं लाते। हम अपनी शक्तियों से ज्यादातर तो परिचित ही नहीं है। हमने एक माइंडसेट बना लिया, सर मेरे पास समय नहीं। अब इसके लिए आपने कोई परिवर्तन का कोई प्रयोजन नहीं किया, तो आप मर जाओगे, तो आपके पास समय नहीं है। आपने मन बना लिया कि सर ये मेरे से होगा नहीं, अब स्वयं ब्रह्मा जी पे आएंगे ना, तो ये होगा नहीं, क्योंकि आपने मन बना। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपके दिल और दिमाग में जो चीजें चल रही है ना दोस्त, वही आपके भाग्य का निर्माण कर। बदनसीबी और खुशनसीबी यह आपके विचार के अलावा कुछ और नहीं। मानो और पाओ। हमेशा यहाँ पे ना बिल्कुल सही सोचो आप, आई एम ए डायमंड। मैं अमीर बनने की प्रक्रिया में हूं, मैं अमीर बन रहा हूं, और अमीर बनने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करूंगा, किसी भी हालत में। आपको क्या लगता है जो लोग अमीर है वो भाग्यशाली है? नहीं, वो अनुशासित है, वो कर्मठ है, उनकी प्रायोरिटीज पहले से तय है। मुझे पता है कि इस काम को करने से अगर मैं अमीर बनूंगा तो उस काम को मैं सबसे पहले करूंगा, और नकारात्मक लोग उस काम को छोड़ के दूसरे काम में ज्यादा समय लगाते। मैंने देखा लोगों ने गणपति बापा मोरया बोलकर 10-10 दिन उसमें लुटा दिए, 10-10 दिन लुटा दिए उसमें। उनकी प्रायोरिटी, उनका जो डायरेक्शन था वो गलत दिशा में मोड़ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको वो नहीं करना, वो करना है, पर जब तक आप आपके लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, जब तक आप अपनी मंजिल को पाना चाहते हो, तब तक आप भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते रहो कि हे ईश्वर मुझे शक्ति दो ताकि मैं मेरे लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। क्योंकि आपके पास सीमित समय है दोस्त, वही 24 घंटे है। उसी में आपको आपके सपनों के लिए, आपके पेट के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना है। अगर आपने ये गलती कर दी तो इसके परिणाम सिर्फ आपको भुगतने, सिर्फ आपको भुगतने। तो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, और कुछ साल के लिए, 5 साल का प्लान कर लो, 10 साल का प्लान कर लो, और 10 साल बिल्कुल उस घोड़े की भांति एक तरह से आपने यहां पर झापड़ लगा दी, पूरी तरह से पैक कर दिया, बिल्कुल सामने देखो। आपका लक्ष्य आपकी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति, नकारात्मक ताकत आपके ऊपर बहुत बहुत फोर्स डालती है कि आप विचलित हो जाओ, आप गलत डायरेक्शन में चले जाओ। लेकिन आप अड़िग होकर, जिद्दी होकर कहो कि नहीं, मेरा लक्ष्य और एक ही लक्ष्य, मुझे डायमंडशिप करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और जो लोग कर जाते हैं ना, वो कभी विचलित नहीं होते, वो हर वक्त हर बार संभावना की तलाश में होते। उनको पता है कोई आएगा कोई जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो डायमंड जाएगा वो काम पे। जिसको आगे बढ़ना है वो अपने लक्ष्य पे काम कर रहा है, जिसको मंजिल पानी है वो सही रास्ते पर है, और आपको सही रास्ते पर देखकर दुनिया आपके साथ उसी रास्ते पर चलना पसंद करती है। भाग्य कुछ और नहीं है। आपने जो देखा, आपने जो सोचा, और आपने जो करना शुरू किया, यही चीजें आपके भाग्य का निर्माण करती। कुछ लोग बोल देते रविंद्र जी आप बड़े भाग्यशाली हो। हमने कहा आपने हमारे संघर्ष को देखा कहा है?
अगर हम भाग्यशाली होते तो सोते सोते क्राउन चले जाते। अगर आपने कह दिया कि सचिन तेंदुलकर भाग्यशाली थे, तो वो आपको एक झापड़ लगा देंगे। वो बोलेंगे 4 बजे उठकर मैं प्रैक्टिस पे जाता था और मेरे गुरुजी वो स्टंप के ऊपर 1 रुपया रख देते और कहते थे कि अगर ये स्टंप से रुपया गिर गया, यानी कि जो बोल्ड हुआ, तो ये रुपया मेरा। अगर नहीं गिरा, अपने आप को सही दिशा में अगर आप खेलते रहे, तो ये 1 रुपया आपका। तो उन्होंने हर रोज इस तरह से रुपया बचा बचा कर इतने बड़े डब्बे को भर दिया था। क्योंकि जो मैदान में कुछ बड़ा काम कर रहा है ना, तो मैदान के बाहर उसकी बहुत बड़ी संघर्ष की कहानी। एक बार क्रिकेट खेल रहे थे, मुझे ठीक से इंग्लैंड के विरुद्ध मैच था, आई थिंक इंग्लैंड में ही था, और उनको फोन आया कि आपके पिताजी का देहांत। उनको पता चला कि पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन अपने कर्तव्य से मुंह मोड़कर वो तुरंत इस बात को बहाना बनाकर घर दौड़ते हुए नहीं आए। इसी तरह से विराट कोहली का सिलेक्शन चल रहा था, उनको भी पता चला कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है। तो उनके गुरु ने कहा कि ऐसा है कि यहाँ चयन हो रहा है, कोई बेहतर खिलाड़ी आपकी जगह आ जाएगा तो आपको अपने लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। सैक्रिफाइस किया उन लोगों ने, पिताजी के देहांत के ऊपर नहीं गए, अपने लक्ष्य को अपने सामने रखा, और इसीलिए आज सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली। ये कोई भाग्यशाली लोग नहीं है, ये सैक्रिफाइस करते करते, त्याग करते करते वहां तक पहुंचे। जब हमें सैक्रिफाइस करने का वक्त आता है, जब हमें त्याग करने का वक्त आता है, तो हमारे पास बहानों की लंबी लिस्ट। गणपति बाप्पा मौर्य खत्म हुआ नहीं, अब सबका दशहरा आ जाए। दशहरे में रावण का दहन नहीं, नकारात्मक विचार का दहन करना होगा। लेकिन कुछ लोगों का जैसे ही दशहरा खत्म होगा और दिवाली की फुलझड़ियां उनके दिमाग में घूमना शुरू हो जाए। 3 तरह के लोग होते हैं दोस्त दुनिया में। एक वो लोग जो बार बार लगातार सिर्फ लोगों के बारे में बात करते हैं। दूसरे वो लोग जो इवेंट पे बड़ा खुश होते हैं। बारिश आई तो मेंढक उछल कूद शुरू, जैसे ही बारिश आई मेंढक का उछल कूद करना शुरू। कुछ त्योहार आया तो इसका नाचना गाना शुरू, उस मेंढक की तरह। ये दूसरे टाइप के लोग होते हैं। तीसरे टाइप के लोग मैंने वो कहा जो लोगों में इंटरेस्ट लेते हैं, अरे ये ऐसा वो वैसा। ये बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं लोग, आपके घर में, आपके जॉब में, ये आपके ट्रेन के सफर में, बस के सफर में, ये बड़ी तादाद पाई जाती है। मैं दावे के साथ कहता हूं, यहां बैठा कोई भी ऐसा लीडर नहीं है, मैं भी इस ब्लेजर को पहन के मैं जॉब पर नहीं जा सकता। आप इस ब्लेजर को पहन के आपके रिश्तेदारों के यहां नहीं घूम सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि वो तीसरे टाइप के लोग बड़े तकलीफ देते हैं। ओ अभी ये देखो किशोर शेट्टी कैसे ब्लेजर पहन के ही घूम रहे, वाह वाह वाह। ये तीसरे टाइप के लोग बड़े तकलीफ देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उनसे बचने के लिए, भाई नहीं पहनूंगा, मैं खाली मीटिंग में ही पहनूंगा बस। समझ रहे हो आप? दूसरे टाइप के वो लोग, जैसे कहा मैंने, बारिश आते मेंढक की उछल कूद शुरू, ड्राव 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 शुरू। और पहले वो लोग होते हैं जो सिर्फ हर बार अपने लक्ष्य के बारे में बात करते हैं, सफलता के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिविटी के ऊपर बात करते हैं, और वही लोग इस दुनिया पे राज करते हैं, बाकी सब बकवास करते हैं। अब आप कहां पे हो यह आपको डिसाइड। संगत करो उन लोगों की जिनके जैसा बनना चाहते हो, फॉलो करो उन लोगों को जिनके जैसा बनना चाहते हो, सुनो उन लोगों को जिनके जैसा बनना चाहते हो, और देखते ही देखते उनके पास जो है वो आपके पास आ जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, अब बहुत सारे बड़े बड़े फंक्शन, बड़े बड़े कहां कहां गए होंगे आज तक, बहुत सारे अपने इवेंट्स, लाइव कंसर्ट, कहां कहां जाके आपने प्रोग्राम अटेंड किया होगा। उस फंक्शन में, उस प्रोग्राम में आया हुआ कोई भी सेलिब्रिटी हो, फिल्म स्टार हो, क्रिकेट स्टार हो, कोई भी हो, वो आपको मंच से ये नहीं कह सकता है, अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, शाहरुख खान हो, ये मंच से आपको ये नहीं कह सकते कि जो आज मेरे पास है वो कल आपके पास हो सकता है। लेकिन इस बिजनेस में जितने भी डायमंड है, वो आपको कहते हैं कि यदि हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। यदि
इस बिजनेस को करने से मैं कुछ पा सकता हूं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप भी पा सकते हो, क्योंकि यहां से लेकर वहां तक इस बिजनेस के जो काम करने के तौर तरीके है बस वो वही है, फॉर बेसिक फॉर बेसिक फॉर बेसिक। हमें ज्यादा उलझन में नहीं उलझना, बस रोजाना काम करना है। मुझे पता है आसान नहीं है, और मैं कहूं आपसे आसान काम करना भी नहीं चाहिए। कौन सा आसान काम इतिहास में दर्ज होता है बताओ आप? काम वो करो जो लोगों को नामुमकिन लगे, तब जाके इतिहास आपके बारे में लिखना और सोचना शुरू करता है। याद रखो, ये कोई जो सफल बने वो लोग भाग्यशाली नहीं है। दरअसल वो लोगों की प्रायोरिटी, दरअसल उन लोगों का एटीट्यूड, दरअसल उन लोगों का लक्ष्य उनकी आंखों से कभी ओझल नहीं होता। और हमारा तो पड़ोसी का कुत्ता मर जाए तो हमारा काम बंद। भाई देखो, जिस तरह का आपका व्यवहार होगा उसी तरह की आपकी लाइफस्टाइल। आपके दिलो दिमाग में अगर सदैव संदेह है तो आप उससे बाहर उभर ही नहीं सकते। अगर आज भी आप सवालों से घिरे हो तो आप उससे बाहर कभी नहीं निकल सकते। इस काम को करते करते सैकड़ों लोगों ने अगर डायमंडशिप कंप्लीट की है तो आपको कौन रोक सकता है? इस बिजनेस को करते करते अगर बहुत सारे लोग हवाई जहाज खरीद सकते हैं तो आपको कौन रोक सकता है? लेकिन हमने अपनी दुनिया बना के रखी सर। आप कितना भी चिल्ला लो, कितना एटीट्यूड सेशन हो गया आज तक, हम टस से मस नहीं होंगे सर। हमारी कैटेगरी अलग है। ये हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, वो हमारे लिए नहीं कर रहा है, हम ये नहीं कर सकते सर, मेरे पास टाइम नहीं सर। ये चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक। जैसा भी आता है थोड़ा सा, मैं कहता हूं ना, हफ्ते के 5-6 प्लान करो, पर्याप्त है। 5-6 प्लान ज्यादा है, 5-6 प्लान कभी भी कर सकते हो, कर लो। लेकिन महीना महीना कुछ लोग टस से मस नहीं होते। और आप कहोगे कि हमें टाइम है, और आप कहोगे कि मुझे महीने के 2 लाख 3 लाख 5 लाख कमाना चाहता हूं, या तो आप बिजनेस को समझे ही नहीं। तो मेरा वो टैगलाइन है कि ये बिजनेस लोगों के समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा है, ये भी समझ में नहीं आता है, तो जिंदगी भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अब वक्त बदल चुका है, दौर बदल चुका है, हालात बहुत खराब है। लोग कहते हैं हमारे पास जॉब नहीं, और जिनके पास जॉब है वो खुश नहीं। याद रखना इस बात को। आप क्या, आप आपके बच्चों के भविष्य में क्या लेते हैं? इस बिजनेस को आज से 60 साल पहले जिन भी लोगों ने किया था, आज उनके पोते पर पोते इस बिजनेस से मिलने वाले रिवॉर्ड से बड़े खुश हैं। क्या आपके पोते पर पोते आपका वंशज होने का प्राउड फील करे कि नहीं करे? आप बताइए मुझे। गर्व महसूस करे कि नहीं करे? आप बताइए मुझे। मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, वो 2080 में आके कहे, वो 2090 में आकर कहे कि मेरे दादा परदादा ने 2023 में बिजनेस में डायमंड शिप कंप्लीट करी थी, एमरल्ड शिप कंप्लीट करी थी, प्लैटिनम शिप कंप्लीट करी थी। मुझे प्राउड है कि मैं उस लीडर का पोता हूं, पर पोता हूं। प्राउड फील करे हो। नहीं, मेरे दादा को भी किसी ने प्लान दिखाया था, पर मेरे दादा के पास टाइम नहीं था। मेरे दादा भी बड़े व्यस्त इंसान थे, वो मर गए, उनके साथ में अब उनके सपने भी मर गए, उनको टाइम ही नहीं मिला सर, नहीं तो वो तो बड़े तुर्रम खां थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला काम है दोस्त। क्योंकि 1959 से लेके चल रहा है, ये कोई कल परसों वाली बात नहीं बता रहा हूं। यहां तो कोई होगा भी नहीं 1959 वाला। हम सब लोग ये, हाँ, 80-70 के इधर के लोग हैं सब लोग। ये 1959 की बात कर रहा हूं। जिन्होंने उस समय इस चीज में भविष्य देख लिया था, आज वो हवाई जहाज में घूम रहे हैं। और हमारी हालत देखो, 1 महीने का काम बंद तो परिवार से खुशियां गायब। 1 महीना काम नहीं किया, कुछ हफ्ते भी पेमेंट लेट आ जाता है, कुछ दिन भी पेमेंट लेट हो जाता है, तो लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। हो सकते हो आप डॉक्टर, हो सकते हो आप इंजीनियर, लेकिन आपके अंदर एबिलिटी जरा सी भी इधर उधर हो जाती है ना, तो आपका इनकम सीधा जीरो हो जाता है। और शायद इसीलिए इस बिजनेस को हाई प्रायोरिटी देकर कर लेना चाहिए। हो सकता है कि आज आपके 5 उंगलियां घी में हो,
बहुत पैसे आ रहे हो आपके पास, तो कुआं तब नहीं खोदना चाहिए जब प्यास लगी हो। कुआं तब खोदना शुरू करो जब आपकी 5 उंगलियां घी में हो, क्योंकि घी सूख जाने के बाद जब आपको पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो आपका कुआं पहले से तैयार होना चाहिए। अगर नहीं तो एक बार रिग्रेट वाली ना वीडियो देख लेना आप, 5 रिग्रेट्स ऑफ लाइफ, एक एटीट्यूड सेशन किया था हमने इसके ऊपर, उसको एक बार देख लेना। क्योंकि पछतावा एक ऐसा वर्ड्स है ना जो वक्त निकल जाने के बाद आता है। काश उस वक्त मैं ये कर लेता तो आज ये दिन नहीं आता। तो उस काश के लिए कर लो आज। ऊपर वाले ने अपना काम कर दिया, आपके भाग्य ने अपना काम कर दिया, आपके जीवन में दुनिया का सुनहरा अवसर लाके रख दिया। अब आपके हाथ में है कि आप इसके साथ क्या करते हो। भाग्य का निर्माण करते हो या फिर भाग्य को कोसते हो। लेकिन मुझे पता है यहां सब अपने परिवार में योद्धाओं की टीम भरी पड़ी है। ये वो लोग हैं जो लोगों को दिशा दिखाते हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों को हौसला देते हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों में विश्वास पैदा करते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने हुनर से लोगों को अमीरी के रास्ते पे लेके जाते हैं। कल ये मत कहना काश, ये काश आपको रोने पर मजबूर कर देगा, काश रोने पर मजबूर कर देगा। जो है पर्याप्त है, संभावनाओं की तलाश में निकलो तुरंत। कैसे हो सकता है, ये करने से हो सकता है तुरंत करो, ये करने से हो सकता है तुरंत करो। आज के काम को कल पर मत ढकेलो, क्योंकि आज के काम को आपने जैसे ही कल पे ढकेला तो आज का और कल का आपको दुगना काम करना। और ज्यादातर बुद्धिमान लोग आज के आज उस काम को खत्म करते हैं। मुझे पता है ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि आपने भी तो अमीर बनने का रास्ता चुना है। कुछ लोग आए थे हमारे साथ, फिर उन्होंने कहा कि नामदेव जी ऐसा है कि मुझे तुरंत 1 लाख चाहिए, तुरंत कुछ मिल नहीं रहे, तो मैं अभी नहीं करना चाहता। तो हमको लगा भाई उसको उधर तुरंत कहीं 1 लाख मिल रहे होंगे तो वो तुरंत वहीं कहीं जा रहा होगा। तो नहीं सर, उधर भी कुछ नहीं है, तो यहाँ बने रहो, आज नहीं तो कल होगा। बाहर कोई अवसर नहीं है, बाहर कोई मौका नहीं दोस्त। दुनिया परेशान है, हम स्वयं परेशान है हमारे जॉब से। मैं बताऊं आप, आए दिन गवर्नमेंट का कोई ना कोई एक रेजुलेशन आता है, आए दिन कुछ ना कुछ। एक आ गया काम बंद वेतन बंद, यानी कि छुट्टियों में आपको पेमेंट तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो जो लोग नौकरी में खुशी मनाते हैं, अच्छा हुआ, ज्यादा फुदक फुदक कर रहे हैं। लेकिन जिस इंसान ने उसके इनकम के हिसाब से घर ले लिया, कार ले लिया, बाइक ले ली, कुछ गहने ले लिए, वो क्या करेंगे आप बताओ। हालत उस इंसान की हमेशा बदतर होती है जिसके जीवन के सारे निर्णय दूसरों के भरोसे होते हैं। भाई हमने कार खरीदी तो मेरा जॉब से जो पेमेंट आएगा उससे मैं ईएमआई दूंगा। पता चला 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, नामदेव जी का पेमेंट ही नहीं। अब कैसी ईएमआई भरोगे आप बताओ। 3-3, 4-4 महीने ऐसे पेमेंट इधर उधर हो जाती। आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए दोस्त, क्या पता। और एक गहरी चीज मैं आपको बता देता हूं आज, भाग्य, गहरी चीज। ये जीवन जो है ना हमारा, 60 साल, 70 साल, 80 साल, मां के कोख में जब हम एक बीज के रूप में थोड़ा सा धक धक करना शुरू करते हैं ना, तब से यमराज हमारे पीछे दौड़ना शुरू करता है। जैसे इधर हम मां के पेट में थोड़े से ना धक धक करना शुरू करते हैं ना, एकदम छोटे से, पहला हफ्ता मां की पेट में होते हैं ना, उसी दिन से ना उधर यमराज एक्टिव हो जाता है। किसी को मां के कोख में ही ले लेता है, किसी को जन्म होने के बाद ले लेता है, किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल, ऐसे सबको लेता है। लेकिन वो उसी समय से एक्टिव रहता है, मौका देखते ही आपको पकड़ लेता है। तो पता नहीं किसके जीवन की डोर कितनी लंबी है, पता नहीं किसी। अगर आपके घर की आपकी इनकम अगर आपके सिर्फ अकेले के ऊपर निर्भर करती है ना, तो आपको गहराई से सोचना होगा
कि क्या पता किस वक्त मैं काम करने योग्य ना रहूं, उस वक्त क्या मैं आज वाली लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाऊंगा, मेरे परिवार वाले क्या वो लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे, या फिर पैसों के लिए कहीं गिड़गिड़ाएंगे। अगर इस वक्त ये लाइन सुनकर कहीं से आपको अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है ना, तो कल से ना बहुत बड़ा काम करना शुरू करो। जिस दिन आपकी क्षमता खत्म हो जाएगी ना, उस दिन आपका इनकम खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में है, तो आपको इस बिजनेस की बहुत आवश्यकता है। मेहनत करो, 2-3 साल की सही मेहनत करो, सही जगह पर मेहनत करो, और पैसिव इनकम का अपना एक जरिया बना लो। क्योंकि जीवन बार बार अवसर नहीं देता है, जो है इसी के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है आप कर जाओगे। लेकिन क्या आपको विश्वास, आपको आगे बढ़ाने के लिए ना प्रकृति बड़ा खेल खेलती, एक बढ़िया सी अपलाइन दे देगी, बढ़िया सा बिजनेस दे देगी, बढ़िया सा माहौल बना देगी, दुनिया भर का नॉलेज रख देगी। फिर भी अगर आप कदम नहीं बढ़ाओगे तो प्रकृति आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। और उसी वक्त आपने आपके भाग्य को बनाना या बिगाड़ना शुरू कर दिया, या आपके हाथ। मैंने देखा है हमारे एक दोस्त कोरोना के काल में चल बसे कोरोना के काल में, लेकिन आज उनके परिवार में जो संघर्ष है, अब वो इंसान तो वापस नहीं आ सकता, और वो दौर भी लौट कर वापस नहीं आ सकता है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्त, इस अवसर को शिद्दत से कर लेना चाहिए 2 से 3 साल, ताकि आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ से आप लिख कर जाओगे ना, तो इससे बड़ा सुकून कोई और नहीं हो सकता। नहीं तो आत्मा भटकती रहेगी। पर्याप्त है ये बिजनेस हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के, पर्याप्त है। इससे आने वाली इनकम पर्याप्त है, इसकी रचना इतनी पर्याप्त है जो आपको एक योद्धा बना के छोड़। मैं यहाँ दावे के साथ कहता हूं, मैं यहाँ कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जो बिजनेस में आने से पहले क्या थे और बिजनेस में आने के बाद वो क्या है। हम कहां इस तरह की बात करते थे, और कौन हमको सुनने वाला था। लेकिन यहाँ लगातार जब अपने ऊपर काम किया, तो कुछ चीजें हमारे अंदर भी बहुत बेहतरीन तरीके से परिवर्तित हुई, बेहतरीन ढंग से बदली हमारे अंदर। मैं सिर्फ इसको पैसे से नापना नहीं चाहूंगा, ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व का उत्थान का अवसर है, जिससे आप हजारों लोगों के जीवन को बदलने का पूरी तरह से काबिलियत हासिल कर लेते हो आप। और उसके जो परिणाम आने वाले कुछ वक्त में देखते हो ना आप, तो आपकी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि लोग आपके नाम का जश्न मनाना शुरू करते हैं कि आज हम यहां पर है तो इस व्यक्ति के कारण, आपके नाम का जश्न मनाना शुरू करते हैं। अब बताओ वो क्या भाग्य हुआ। तो तो ये जो भाग्य वाला साइंस है ना, ये सिर्फ आपके कर्म के ऊपर है दोस्त। तो उस ऊंट की तरह चिड़ियाघर का जीवन नहीं बिताना है आप। आपकी क्षमता, आपको पता है कि मुझे 2 आंखें दी सिर्फ देखने के लिए नहीं, दूरदृष्टि रखने के लिए। मुझे जो कदम पैर दिए ना, तो सिर्फ कदम बढ़ाने के लिए नहीं, ये सफलता की दिशा में चलने के लिए है। ये जो हाथ दिए ना, ये सिर्फ अपना काम करने के लिए नहीं, ये एक दूसरे को संभालने के लिए दिए है। ये जो दिमाग दिया है ना, इसको सिर्फ खुद का काम करने के लिए नहीं, इस पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को एक नया आयाम देने के लिए। फिर चल पड़ो सफलता की राह। मुझे पता है आलस से मुझे भी आता है, डर मुझे भी लगता है, पर हाँ, मैं उस पर विजय प्राप्त करने में सफल बन जाता, और कुछ लोग उसमें असफल बन जाते, इसलिए जीवन के रेस में वो असफल बन जाते। दरअसल आपकी ना मिनटों मिनटों की ना लड़ाई आपके खुद के साथ होती है, कुछ घंटों की लड़ाई होती है, ये लगातार होती है। करूं कि नहीं करूं, होगा कि नहीं होगा, ऐसा संघर्ष शुरू रहता है। अगर आपके पास नकारात्मकता ज्यादा है, तो आप इस जंग को हार जाओगे, और आपके पास अगर सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी ज्यादा है, तो आप इस जंग को जीत जाओगे। क्योंकि एक युद्ध खुद के विरुद्ध, इसी का नाम है खुद से लड़ो। हमारी टीम में एक महिला थी, उन्होंने बढ़िया सा लिख के रखा था, मुझे वो लाइन बड़ी अच्छी लगी, कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बात कही बड़ी गंभीर, औरों से तो कायर लड़े, खुद से लड़े वीर, अपने आप से लड़ना, और अपने आप से लड़ना। मैं एक बात बता दूं आप, जो लोग दुनिया पर काबू पाना चाहते हैं ना, दरअसल वो अपना खुद का नियंत्रण खो चुके होते हैं, इसलिए वो दुनिया पे काबू पाना चाहते हैं।
और जिनका अपने ऊपर बड़ा नियंत्रण होता है ना, वो अपने आप ही दुनिया पर राज करना शुरू कर देते। नहीं तो हम बेलगाम घोड़ा दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है इधर से उधर, तो उसको लगता है कि ये सब दुनिया को मैं काबू में कर लूं, सिचुएशन को काबू में कर लूं, बारिश को काबू में कर लूं, धूप को काबू में कर लूं, ठंड को काबू में कर लूं, टीम के लोगों को काबू में कर लूं। गलत। अगर कुछ काबू में करना है तो अपने आप को काबू में करना है, बेलगाम घोड़े की तरह नहीं दौड़ना है। आप दुनिया को कभी नियंत्रित नहीं कर सकते जब तक आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर कोई गांधी जी खड़ा होकर लोगों से कहता है कि असहयोग आंदोलन में मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए, और पूरा भारतवर्ष खड़ा हो जाता है, क्योंकि भारत के लोगों को पता है कि बापूजी आदर्शवादी, बापूजी अनुशासित। मार्टिन लूथर किंग ने इतना बड़ा क्रांतिकारी काम किया, लोगों को पता था कि अनुशासित है। 27 साल जेल में रहे नेल्सन मंडेला, और आखिर में अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष बने। अनुशासित रहा उनका जीवन। जिन जिन लोगों को आप, जिनको इतिहास के पन्नों में देखोगे ना, तो दर्ज देखोगे आप, ये भी बात दर्ज है कि उन लोगों का अपने ऊपर बड़ा नियंत्रण था। हम रोज अपने ऊपर का नियंत्रण खो देते हैं। सोना, लेटे रहो, ऐसी पागल बनने वाली चीजें देखते रहो, ये चैनल वो चैनल, टीवी टावी, ऐसे लोगों से मिलो जो आपको हमेशा गर्त में लेके जाते हैं। संगत सोच समझ कर करना, क्योंकि आपके भविष्य के ऊपर सीधा सीधा डायरेक्ट इफेक्ट करना। सोच समझ के संगत करना। कोई इंसान अगर आपके पास खड़ा है और वो किसी व्यक्ति के बारे में आपसे बात करना शुरू करता है, तो तुरंत वहां से निकल। ऐसे लोगों की संगत कभी मत करो जो दूसरों की बुराई कर रहा है, क्योंकि वो आपके जाने के बाद वो और कहीं आपकी बुराई करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी आदत है। संगत सोच समझ कर करो, नहीं तो सीधा सीधा इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ता है। और एक बार अगर आप ऐसे लोगों के आदी हो गए ना, तो आप बर्बादी की तरफ बढ़ना आपने शुरू कर दिया है। सोच समझ के संगत। उस व्यक्ति से कभी दूरी मत बनाओ जो आपकी भलाई के बारे में सोचता है। उस लोगों से दूर कभी मत जाओ जो आपकी सफलता के बारे में सोचता है, जो आपको अपलिफ्ट करना चाहता है। नहीं तो आपको दुनिया में दूसरा कोई और नहीं मिलेगा। इस बिजनेस की रचना है, आपके अपलाइन का, आपके जो स्पॉन्सर है या फिर जो आपका मेंटर है, उसका एक उद्देश्य है कहीं जाना है, तो अपने उद्देश्य को उसके उद्देश्य के साथ में ऐड कर दो। जब दोनों का उद्देश्य एक साथ आ जाएगा, वही हिस्ट्री क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इधर उधर मत बहको, क्योंकि तमाम चीजें आएगी जो आपको बहकाना शुरू कर देगी। कल मत ये कहना कि सर मेरे भाग्य में नहीं था। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को, सिवाय हमारे कर्मों का भाग्य और कुछ भी नहीं है। हम जो कर्म करते हैं ये हमारे भाग्य की रचना करते हैं। बार बार दोहरा रहा हूं मैं इस बात। अगर कोई भी इंसान इस बिजनेस से जुड़े 9 कोर स्टेप, 4 बेसिक और 3 पावर के साथ कदम बढ़ाना शुरू करता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसके भाग्य में डायमंड शिप को आने से रोक नहीं सकती। ये सिद्धांत है, ये लॉ है, और लॉ हमेशा काम करता है। इसको आप और हम नहीं बदल सकते। एक बार सोचो गहराई से, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ये आप ही करोगे, कोई और नहीं करेगा इसको, ये आप ही करो। और मैं एक चीज आपको बता देता हूं, बहुत बार लोगों के ऊपर जब कुछ थोड़े चैलेंज आते हैं ना, तो वो बिखर जाते हैं। चैलेंज में बिखरना नहीं है, सही योद्धाएं तो चैलेंज में निखर जाते, निखर जाते। तो आप किसी भी महान शख्सियत को ले लो। अगर मैं महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करूं, तो उनके जीवन में भी बैड पैच आया। अगर मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूं, तो उनके जीवन में भी बैड पैच आया। लोगों ने कहा इन्होंने खेलना बंद कर देना चाहिए, अब ये खेलने के लायक नहीं रहे, और उन्होंने 200 रन बना दिए। हमेशा देखा गया कि जो लोगों को आप इतिहास में देखोगे, उनके जीवन में एक ऐसा वक्त आया है, वो सब कुछ लुटाने के कगार पर थे। आपने अमिताभ बच्चन के बारे में सुना होगा, वो हमेशा कहते कि एक वक्त ऐसा आया था, मैंने एक कंपनी निकाली थी जिससे मेरा दिवालिया हो गया और मैं रास्ते पर आ गया, बंगले की नीलामी तक होने लगी, लेकिन हम रुके नहीं। उसी वक्त धीरूभाई अंबानी ने उनसे कहा था कि आपकी हालत फिलहाल ठीक नहीं चल रही, तो हम आपको कुछ मदद करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बस आपने कह दिया इतना बढ़िया है, मुझे अपने आप पर बड़ा विश्वास है, और वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छाओ भी मांग मदद नहीं मांगी।
अपने आप को साबित कर दिया हो। तो बैड पैच हर एक के जीवन में आता है, तो उससे आपका हौसला टूटना नहीं चाहिए बल्कि बनना चाहिए। ये सीख है उस भविष्य के महान क्रांतिकारी कार्य के लिए जो आपको भविष्य में करना है। इसलिए प्रकृति आपको इस वक्त तैयार कर रही है। अगर आप संघर्ष के दौर से नहीं गुजरोगे तो संघर्ष के दौर से गुजरने वाले लोगों का नेतृत्व कैसे करोगे? अगर आज किसी चीज का आप सामना नहीं करोगे तो भविष्य में सामना करने वाले लोगों को किस तरह से लीड करोगे आप? अगर पानी में उतर कर आप तैरना नहीं सीखोगे, नाक मुंह में पानी नहीं जाएगा, तो भविष्य में लोगों को तैराकी कैसे सिखाओगे आप? ये प्रकृति का खेल है। वो आपको हर बार नया अवतार लेने के लिए संघर्ष के दौर से गुजारती है। मैं एक नाम आपको बता देता हूं, इस मीटिंग के बाद उसको कहीं सर्च कर लेना। एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, बहुत सारे लोगों को शायद वो नाम लोग जानते भी, मैं भी नहीं जानता था। एक किताब में उस नाम का जिक्र है, तो मैंने उसको सर्च करना शुरू किया। होजे हर्नांडिस, मैं दोहरा रहा हूं, गौर से सुना इस बात, होजे हर्नांडिस। इस नाम को सर्च कर लेना आप, आपको जीवन का ना बहुत बड़ा मूल मंत्र पता चल जाएगा। और ये स्टोरी खत्म होते ही मैं ना इस सेशन को खत्म कर दूंगा। गौर से सुनना स्टोरी, कुछ लोगों के साथ मैंने साझा किया इसको। होजे हर्नांडिस, इसको गूगल कर लेना आप इस मीटिंग को खत्म होने के बाद। ये अमेरिका में रहने वाला एक किसान परिवार, किसान ने, किसानों के यहाँ काम करने वाले, जिसे हम प्रवासी मजदूर कहते हैं ना, वो प्रवासी मजदूर का बेटा ये होजे हर्नांडिस। आपको पता है कौन मका जो आता है, मकई, उसके इर्द गिर्द के जो छिलके आते हैं उसको निकाल कर वो उसको रॉकेट बनाकर इस तरह से बचपन में ही खेलता था। तो वो हर बार इस गांव में काम करते थे, उस गांव में काम करते थे, काम करते 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 वो प्रवास यानी कि यात्रा करते रहते थे इस गांव से उस गांव। उसके पिताजी जिस गांव में भी कुछ दिन उसको रुकते थे तो उस गांव में उसके स्कूल में वहां डाल देते थे। और जो फिर छुट्टियों के दिन बचते थे वो भी बच्चा और सारे परिवार मिलकर खेतों में काम करते थे। और उसके पिताजी का सपना था कि मजदूरी करके गांव में एक घर बना लिया जाए। गौर से सुनना, ये आपके सभी के जीवन के लिए बड़ी सीख हो सकती। तो स्कूल में भेजा, टीचर ने कहा कि चलो बच्चों आप ना एक पेंटिंग ड्रॉ करो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको भविष्य में बनना है। तो उस छोटे से बच्चे ने रॉकेट का डिजाइन बनाया। और टीचर ने पूछा क्या बनना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ, मैं स्पेस में जाना चाहता हूँ। बात खत्म हो गई। तो टीचर ने पिताजी से कहा, उनके बच्चे के पिताजी से, कि आपके बेटे को ईश्वर ने बहुत बड़ी शक्ति दी है जिसे हम दिमाग कहते हैं। अगर आप ऐसे प्रवासी मजदूर की तरह घूमते रहोगे तो आपके बच्चे का एजुकेशन खराब हो जाएगा। आप कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त यहाँ रुक जाओ। और वो पिताजी ने उनकी बातों को सोचा, अगर मैं यही ऐसे ही दौड़ता रहूंगा तो बेटे का भविष्य भी किसी किसानी के यहाँ काम करते हुए देखूंगा। तो मैं बच्चों को पढ़ाया उन्होंने। वो बेटा पढ़ा, बड़ा हुआ, शादी हो गई उसकी, और उन्होंने नासा में एप्लीकेशन किया। शादी वाली लड़की ने भी उनसे पूछा कि आप बनना क्या चाहते हो? तो उसने कहा एस्ट्रोनॉट। तो लड़की ने कहा आर यू सीरियस? तो उसे लगा यार मेरा मजाक उड़ेगा। उसने तुरंत कह दिया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुस्कुराने लग गया। बहुत बार लोगों के ड्रीम बड़े होते हैं लेकिन उन लोगों के साथ साझा करते हुए डरते हैं। ये भी डर गया, लेकिन ये नासा में अप्लाई करता रहा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, हर बार रिजेक्शन आया, हर बार रिजेक्शन आया। जब 11 बार रिजेक्शन आने के बाद उसकी पत्नी ने उसे पूछा कि हर्नांडीज मुझे बताओ कि जिन लोगों का चयन हो गया उन लोगों में ऐसा क्या था जो तुझ में नहीं है? उसने कहा मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं। पूछा कि जिन लोगों को चुना गया उन लोगों में ऐसा क्या था जो तुझ में नहीं है? तब वो कहता है कि उसको जब चुना गया तो रशियन बोलता है, जो दूसरे को चुना गया वो तैराकी जानता है, जिसको चुना गया तो ये ब्ला ब्ला जानता है। उसने बताना शुरू किया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं, इन तमाम चीजों को तू सीखना शुरू कर दे। और इसने सीखा। अब ये 12वीं बार जब एप्लीकेशन इसने किया तो इसने बाय पोस्ट नहीं भेजा, ये खुद गया नासा।
और वहां जाकर बड़े अफसर से बात करके कहा कि इस बार मैं बड़ी तैयारी के साथ आया। और उसने कहा थैंक यू, अगर आप मुझे पहली बार चुन लेते ना तो मैं जो अपना इतना बड़ा ग्रोथ कर पाया हूं ना, आज ये रशियन सीख चुका हूं मैं, तैराकी सीख चुका हूं मैं, जितनी सारी चीजें सीख चुका हूं मैं, अगर आपने मेरा पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार कभी भी चयन कर लिया होता तो मैं इतना अपने आप को काबिल कभी नहीं बना सकता। तो हर विफलता के बाद आपको एक बार ये झांकने की आवश्यकता है कि कोई अगर मुझसे पहले प्लैटिनम चला गया, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। कोई अगर मुझसे एमराल्ड डायमंड चला गया तो उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। और ये चीज आपको खुद के एनालिसिस के लिए बड़े फायदेमंद साबित है। और वो एस्ट्रोनॉट चैलेंज कोई कम नहीं थे, और जैसे ही वहां पर गए उनका सपना था कि अब मैं स्पेस में जाऊंगा। और आप सबको पता है कि कोलंबिया यान जो आसमान में जाने के बाद जब लौट रहा था तो कल्पना चावला उसमें थी और वो क्रैश हो गया। तो नासा को लगा कि अगर हमारा हर रिसर्च किसी की जान ले सकता है तो हमको ये रिसर्च रोक देना चाहिए। लेकिन हर्नांडिस ने कहा मेरा तो सपना यार क्या होगा। लेकिन कुछ वक्त के बाद में नासा ने और प्लान किया कि चलो हम इसके ऊपर और काम करते, तब उसका चयन हुआ। अब उसको लोगों से अलग रख दिया गया, उसकी पूरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब वो जब जाने की तैयारी में था तो उसके माँ बाप आए और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए बेटा एक सरप्राइज लाए। बेटे ने कहा क्या सरप्राइज है मेरे लिए। तो वो उस टीचर को लेकर आते। टीचर को देखकर वो बड़ा खुश हो जाता, टीचर आप यहाँ पे कैसे। टीचर ने कहा कि तू एस्ट्रोनॉट बनेगा, ये मुझे उसी दिन विश्वास आ गया था जिस दिन तूने उस पेंटिंग को ड्रॉ किया था, और मैं आपके लिए वो पेंटिंग अभी तक संभाल के रखी हूँ। और वो उसको उस समय पेंटिंग दिखाती है। तो आप डायमंड जाने वाले हो, आप क्राउन जाने वाले हो, ये बात आपके अपलाइन को, आपके वेंडर को पहले से पता चल जाती है। आप विश्वास नहीं करते हो, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। एक बार सुन लेना आप इस स्टोरी को, बढ़िया जबरदस्त है ये। मैंने अपने जीवन के साथ में आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, आपके बिजनेस के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आप अगर विफल हो तो क्योंकि प्रकृति आपसे और बेहतर अपने आप को बनाने के लिए वक्त दे रही है, और वक्त दे रही है। तो अपने आप को काबिल बनाओ, काबिलियत के ऊपर काम करो। याद रखना, आपसे बेहतर इस संसार में इस प्रकृति ने दूसरा कोई नहीं बनाया है। बस आपने अपने आप को बेहतर नहीं समझा, यही आपने खुद का अपमान किया है। उठो, एक नए संघर्ष का हुंकार भरो, और 2-3 साल की तगड़ी मेहनत के बाद एक विशाल साम्राज्य का निर्माण कर भारत के कोने कोने में अपने बिजनेस को फैला दो। बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, बड़ा सोचते हुए, बड़े सपने देखते हुए जो भी कीमत चुकानी पड़े उस कीमत को चुकाते वक्त कदम पीछे नहीं हटाना है। हाई प्रायोरिटी पे रखो। जैसे हमने नासिक में कदम रखा तब से लेकर आज तक हम नासिक से बाहर नहीं निकले, बल्कि पूरा परिवार लेके नासिक चले गए। क्या रहा होगा हमारा विजन, क्या रही होगी हमारी दूरदृष्टि, क्या क्या चैलेंज हमको आए। नहीं, बहुत चैलेंज आए हमको, लेकिन हमने कदम पीछे नहीं हटाया। आज खुशी होती है जब आप लोग मंच पे जाकर कहते हो कि माय ग्रेट अपलाइन रविंद्र एंड कीर्ति राठौड़, तो सीना चौड़ा हो जाता है। मैं कहता हूं ऐसे लाखों की तादाद में लोगों के जीवन में कलर भरकर मरते वक्त अपने आप के ऊपर प्राउड फील करते हुए इस दुनिया को अलविदा कहेंगे, ताकि विरासत में हम लोगों के दिल और दिमाग में अपनी सुनहरी यादें और सफलता के कुछ मंत्र छोड़ के जाए। वो जीवन है। महक उठो, आपको प्रकृति ने चुना है कि आपके एक के अस्तित्व से हजारों लोगों के जीवन को बदलने वाले हो। आपको चुना है, उस चयन को सही साबित करो। भागो मत, कमजोर लोग मैदान छोड़ के भाग, और योद्धाएं जब हारते हैं तो दूसरी बार और तैयारी कर कर लौट के आते हैं। अब जब इस बार वो आते हैं तो उनकी शुरुआत शुरू से नहीं, शून्य से नहीं, अनुभव से होती है, प्लानिंग से होती है, रिसर्च से होती है। अब वो अपना हक मांगना शुरू करते हैं। यस, अब मैं करके दिखाऊंगा। रुको नहीं, झुको नहीं, चलते रहो। कदम रुकने नहीं चाहिए। आपके लक्ष्य से सिवाय आपको कोई और विचलित नहीं कर सकता है। तो चलिए, आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा, और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और भाग्य सिर्फ यही है जो आप कार्य करो। ओके, थैंक यू। बैक टू द होस्ट नामदेव जी, ओवर टू यू। वाह, थैंक यू सर जी।
दोस्तों तालियां तो हो सकती है, और बहुत खुश है दोस्तों हम कि ऐसे सेशन का लाभ मिला है हम सभी को। 215 लोग हैं अभी भी। और दोस्तों जीवन की डोर कब कट जाए पता नहीं है। भगवान ने एक ही जीवन दिया है, तो मुझे लगता है कि भाग्य के भरोसे मत बैठो, अपना भाग्य खुद लिखो। कोई आ जाएगा हम प्लैटिनम निकल जाएंगे, कोई आ जाएगा हम डायमंड हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारा भाग्य हमें ही लिखना है। नहीं तो हमारी बात ऐसी हो जाएगी स्थिति कि जैसे चिड़ियाघर का ऊंट, जैसे सर जी ने स्टोरी बहुत ही जबरदस्त बताई। दोस्तों हमें पता है कि हम ना हमारे नसीब को दोष देते हैं, और वो जो लाखों कोसों दूर बैठा शनि है ना, उसको खोजते हैं। दोस्तों हमारा अंदर हमारा भरोसा, हमारा विश्वास ही हमें लेकर जाएगा। बस जाते जाते यही बात कहूंगा कि अपने हाथों की लकीरों के भरोसे मत बैठो, क्योंकि हमें पता है जिनके हाथ नहीं होते वो भी अपना भाग्य लिख देते हैं। तो दोस्तों अपना भाग्य हमें ही लिखना है, और हमें तैयार होना है, डट कर रहना है। आज इस सेशन से अगर हमने कुछ सीखा है तो भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना है। कर्म का तूफान मचाएंगे हम, और हम साबित कर देंगे हम अपने आप को कि हमने हमारा भाग्य खुद लिखा। सो थैंक यू सो मच सर जी, बहुत कुछ बातें आज सीखने को मिली और सभी ने सीखी और सभी इस पर अमल करेंगे। और इंतजार है अगले फ्राइडे का एटीट्यूड सेशन में, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ है दोस्तों, जहां से जीवन बदलता है, जहां से हम कुछ सीखते हैं। तो प्रमोट करना है हमारी टीम को, हमारे परिवार को, नए लोगों को, ताकि वो सीख पाए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मतलब वेलकम। एंड इसी के साथ इस मीटिंग को हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।